हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की गुलमोहर बुक एंड आई एम श्योर दैट यू ऑल आर रेडी। व्हाई? बिकॉज वी आर डन विद द एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो आपने देखा ही होगा। नहीं देखा है तो प्लीज कृपया करके वहां जाएं, एक बार उसे देखें, चैप्टर समझ लें, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स। तो अब हम इस पर्टिकुलर वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स और ग्रामर सोल्यूशंस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। Alec thought that the black was the most beautiful animal that he had ever seen. कौन सी लाइन है बुक में जो ये बताती है that उसको लगा कि ये सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल एनिमल है जो उसने कभी भी अपनी लाइफ में देखा है? So paragraph 1 में we had this line, Alec could not turn his eyes away. He could not believe such a perfect animal existed. ओके, सो ये जो लाइन्स हैं ये बताती हैं दैट यू नो ही वॉज लिटरली फैसिनेटेड विद द ब्यूटी ऑफ द एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवन दो द हॉर्स फाइनली अलाउड हिम टू स्टैंड सो क्लोज, एलेक डिड नॉट वांट टू स्केयर और इरिटेट द हॉर्स। ये एक लाइन मतलब एलेक बहुत ज्यादा पास में आके खड़ा हो गया था, लेकिन उसके बाद भी वो एक टाइम के बाद पीछे हट गया था because he did not want to scare or irritate. ये कौन सी लाइन बताती है हमको? But Alec knew that it would not be wise to get any closer or so placed the sugar on the sill. Okay? Next is, for a while, Alec believed that the ship would make it through the storm. मतलब थोड़े टाइम के लिए Alec ने बिलीव किया था कि जो है शिप जो है स्टॉर्म से होते हुए चली जाएगी। ये उसे कब लगा था? The storm began to subside a little and Alec felt new hope. जो स्टॉर्म था वो सबसाइड होने लग गया था और एलेक के अंदर एक नई होप आ गई थी। Alec was shocked at the intensity of the storm and how it had damaged the ship. Alec जो था बहुत ज्यादा शॉक था कि स्टॉर्म इतनी ज्यादा इंटेंसिटी से आया हुआ था और किस तरीके से उसने शिप को डैमेज कर दिया। ये कौन सी लाइन बताता है? His startled eyes took in the scene about him. The drake, struck by lightning, seemed almost cut in half. उसकी जो startled eyes थी, मतलब एकदम जो भौचक्की रहने वाली जो eyes थी उसकी, उसने वो पूरे scene को बहुत अच्छे से देखा, as if क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। और जो ड्रेक थी, जो शिप थी, इट वॉज स्ट्रक बाय लाइटनिंग, उसको लाइटनिंग ने स्ट्राइक किया, उसमें बिजली ने उसको स्ट्राइक किया एंड ऐसा लगा वो दो टुकड़ों में टूट गई। Alec believed that the horse deserved a fair chance at fighting the storm. तो ये कौन सी लाइन बताता है? If the stallion was alive, he was going to set him free and give him a chance to fight for life. कि अगर स्टेलियन उसका जो हॉर्स है वो अगर अलाइव है तो वो उसको फ्री कर देगा, उसको एक चांस देगा अपनी लाइफ को बचाने के लिए। As they battled the waves, Alec was glad that at least he had the horse for a companion. ये लाइन कौन बताता है कि जब वो लोग वेव्स में से बैटल कर रहे थे तो वो खुश था कि कम से कम उसके साथ ये स्टेलियन तो है। If he was to die, he would rather die with the mighty stallion than alone. कि अगर उसे मरना ही है तो अकेले नहीं मरेगा, उसके साथ कम से कम कोई है। A mighty stallion is there with him. नेक्स्ट क्वेश्चन है, why was Alex so happy when the horse didn't turn away? तो जब हॉर्स ने उसे देखा और हॉर्स जो था उसने दूसरी तरफ मुंह नहीं किया तो वो इतना खुश क्यों था? Alec was happy that the horse did not turn away because he loved horses and he had wanted to make friends with the black since he first saw him. तो Alec जो था वो इतना खुश क्यों था? Because पहला पॉइंट है He loved horses. फर्स्ट पॉइंट क्या है कि उसको घोड़े बहुत पसंद थे। He loved horses. दूसरा, he wanted to make friends with the black. वो उसके साथ दोस्ती करना चाहता था। Okay, when he first saw them. जब से उसने उसे पहली बार देखा था वो उसके साथ दोस्ती करना चाहता था। As this was the first time that the horse had not turned away. क्योंकि ये वो पहला टाइम था जब हॉर्स ने उसको देखा और उसने अपना मुंह दूसरी तरफ नहीं घुमाया। Alec felt that the horse was finally accepting his presence. Alec को लगा कि शायद फाइनली जो हॉर्स है वो उसके प्रेजेंस को, उसके उस पर्टिकुलर एरिया में रहने को एक्सेप्ट कर रहा है। मे बी ही इज ट्राइंग टू गेट अ बिट फ्रेंडली विद हिम। ओके, नेक्स्ट है, हाउ डिड एलेक टर्न हर्ट हिमसेल्फ? What did he discover when he regained consciousness?
क्या हुआ था शिप पे अचानक से जो है एक बहुत गंदा सा जो है, जब वो वेव्स चल रही थी, एक बहुत जोर से लाइटनिंग आई थी और एलेक गिर गया और व्हेन ही फेल ऑन हिज फेस, और जहां पे उसके पूरा जो नोज और माउथ से ब्लीड होने लग गया था, तब वो अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया। जब थोड़ी देर बाद उसने अपनी कॉन्शियसनेस रीगेन करी, मतलब वापस जब उसे होश आया, उसने क्या देखा कि हर तरफ जो है कोई लोग क्लाइंब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्रॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग उसके ऊपर स्टेप करके चले जा रहे हैं। सो दिस इज द कियोस दैट ही सॉ। आंसर देख लेते हैं। एलेक हर्ट हिमसेल्फ व्हेन ही फेल डाउन एज द शिप शुक फ्रॉम बैटलिंग द वेव्स। तो जैसे ही शिप जो थी वो एकदम हिली बहुत जोर से वेव से बैटल करते हुए, तो एलेक जो था वो गिर गया, उसने अपने आप को हर्ट कर लिया। When he regained consciousness, he realized that the ship's engines were dead. जब उसे होश आया, उसने क्या देखा कि शिप के जो इंजन हैं वो बंद हो चुके हैं, it's dead, and the situation had become very serious. और सिचुएशन बहुत सीरियस हो चुकी थी। People were in a state of panic. लोग जो थे पैनिक की स्टेट में थे। Screaming and shouting while trying to get into lifeboats. वो चिल्ला रहे थे, शाउट कर रहे थे, लाइफ बोट्स में जाने की कोशिश कर रहे थे। So this is the entire scene that Alec had seen जब उसने रियलाइज किया, क्या रियलाइज किया कि जब उसको वापस कॉन्शियसनेस उसको रिटर्न हुई। Wait for the next one, Alec, Captain Watson said sternly. Why did Alec have to wait for the next boat? What could have happened if he had got on this boat? अब आपको ये चीज़ पता है कि कभी भी जो शिप में जो लाइफ बोट्स होते हैं उसमें एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पीपल ही आ सकते हैं, वरना लाइफ बोट है ना वो एक्स्ट्रा हैवी हो जाएगा तो वो पलट जाएगा। जब कैप्टन ने उसको बोला एलेक यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट बोट, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी उसका कोटा पूरा हो चुका था, वो पूरी ऑक्यूपाई हो चुकी थी। अगर एलेक उसमें बैठता तो क्या होता, वो बोट पलट जाती, डूब जाती। So Alec had to wait for the next boat because the lifeboat was full by the time his turn to enter it came. जब तक उसकी टर्न आई उसमें एंटर करने की लाइफ बोट फुल हो चुकी थी। If he had gotten on this boat, अगर वो इसी बोट पे जाता, he might not have survived as none of the lifeboats appeared to have gone past the storm. अगर वो इसी लाइफ बोट में जाता तो शायद उसकी जान नहीं बचती, क्योंकि जितने भी लाइफ बोट्स उन्होंने भेजे थे वो सब स्टॉर्म में पलट गए और सब लोग जो थे उनकी डेथ हो चुकी थी। Not a single lifeboat was visible when Alec came up to the surface of the water, which means that all of them had sunk in the storm. जब एलेक जो था ब्लैक को बचा के वापस जब ऊपर आया था तब उसने नीचे देखा, उसे एक भी लाइफ बोट नहीं दिखी थी। इसका मतलब क्या है कि सारी लाइफ बोट संक हो चुकी थी बिकॉज ऑफ द ह्यूमंगस वेव्स। तो अगर शायद वो किसी एक लाइफ बोट में बैठा होता तो उसकी जान चली जाती। Moreover, the stallion would have likely died in the ship since nobody else had thought about him. और अगर वो उस लाइफ बोट में बैठता तो एक और चीज जो होती वो क्या था, जो स्टेलियन था उसकी मौत हो जाती। क्यों? क्योंकि nobody thought about him, और उसी की वजह से अगर ये नहीं जाता, उसको फ्री नहीं करता, तो शायद इन लोगों की जान नहीं बचती। Alec fought his way out of line and toward the stem of the boat. What was Alec going to do? What is so significant about his actions at this point? What does this tell us about him? अब यहाँ पे जो है ना, एलेक fought his way out of the line and toward the stem of the boat, मतलब वो एकदम से गया और उसने जंप करने के लिए जब वो अपने आप को रेडी कर रहा था। एलेक was setting out to free the stallion so he could have, यहाँ पे जो होता है ना, एलेक fought his way out of line। जब एलेक लाइफ बोट का वेट कर रहा था तब वो एक लाइन में लगा हुआ था, तो वो क्या हुआ, उसने लाइन को छुड़ा के वो वापस पीछे की तरफ गया। क्यों? क्योंकि जो स्टेलियन था वो एंड ऑफ द शिप पे बंधा हुआ था। ओके, टुवर्ड द स्टेम ऑफ द बोट, स्टेम ऑफ द बोट मतलब एंड ऑफ द जो बोट होता है वहां पे। तो एलेक वाज सेटिंग आउट टू फ्री द स्टेलियन सो ही कुड हैव अ चांस टू सर्वाइव। वो क्या करना चाह रहा था? सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या करना चाह रहा था? वो उस स्टेलियन को फ्री करना चाह रहा था। His actions are significant because he was the only person, a mere child at that ship, or mere child on the ship who had attempted to help the stallion. अब क्वेश्चन ये है, व्हाट इज सो सिग्निफिकेंट अबाउट हिज एक्शंस एट दिस पॉइंट? उसके जो एक्शंस थे, जो वो गया ब्लैक को बचाने के लिए, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उसके अलावा किसी ने सोचा ही नहीं ब्लैक को बचाने का। एंड ही वॉज अ लिटिल बॉय, मतलब वो एक नॉर्मल जो है यंग बॉय था। और यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, दैट ही वॉज द ओनली पर्सन जो एक
क्या था वो? एक mere child था on the ship who had attempted to help the stallion. This tells us that Alec is thoughtful, considerate and brave. ये हमें ये भी बताता है Alec thoughtful है, बहुत considerate है, compassion है उसके अंदर और वो बहुत ज़्यादा brave है. Okay? Next question is, when Alec awakened because of the storm, he put on his life jacket and only then went outside. This tells us that he is quick thinking. जब एलेक जो था एकदम से जब वो सो के उठा और देखा तो स्टॉर्म आया हुआ था, पहले उसने क्या किया, अपना लाइफ जैकेट पहना और जो उसके पास जो पॉकेट नाइफ थी वो उसने अपने पास रखी. इससे हमें ये पता चलता है वो बहुत ज़्यादा क्लेवर था, क्विक थिंकर था वो. Can you find two other instances in the story where Alec showed presence of mind? अब स्टोरी में और दो चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे एलेक ने अपने presence of mind शो किया था. Of course. The two instances that tells us that Alec is quick thinking are as follows. पहला क्या है? One is where he grabs onto the rope attached to the stallion's halter while they are both in the ocean. जैसे ही वो कूद मतलब वहां पे जब वो शिप से जंप करने वाला होता है तो वो क्या देखता है, जो हॉर्स है, स्टेलियन है, उसके गले में जो हॉल्टर है उससे एक रोप जो है वो बंधा हुआ है, तो वो उस रोप को पकड़ लेता है विदाउट इवन थिंकिंग फॉर द सेकेंड मोमेंट. वो उसको पकड़ लेता है और दोनों ओशन में चले जाते हैं. दूसरा तब था व्हेन ही कांट अनटाई द रोप, जब वो रोप को अनटाई नहीं कर पाता क्योंकि रोप पानी में रह के पूरा स्वेल हो चुका होता है, तब उसको याद आता है कि उसके पास एक पॉकेट नाइफ है, उसको वो निकाल के तब वो अपने अगेन प्रेजेंस ऑफ माइंड को साबित करता है और उस रोप को काट देता है. सो अनदर इज व्हेन ही कांट अनटाई द रोप, जब वो रोप को अनटाई नहीं कर पाता एंड रिमेंबर्स हिज पॉकेट नाइफ, और तब उसे क्या याद आता है, अपने पॉकेट नाइफ के बारे में. क्विकली चूजिंग टू यूज दैट इंस्टेड, और वो क्या कोशिश करता है, क्विकली उसको चूज करने के लिए कोशिश करता है. इससे ये पता चलता है कि उसका दिमाग बहुत तेज चलता है. In the text, we read that no one could come close to the horse, nor could they remove the rope that was used to drag the horse aboard the ship. अब यहाँ वो क्या बोल रहे हैं, इस टेक्स्ट में हमने पढ़ा कि कोई भी उस हॉर्स के पास नहीं आ पाता था और कोई भी, इनफैक्ट वो जो जैसे ये हॉर्स का जो मान लो ये नेक है, तो इसमें जो एक हॉल्टर के साथ जो रोप बांधा था जिसको पकड़ के वो लोग खींच के उसको लेके आए थे, कोई उस रोप को भी अनटाई नहीं कर पा रहा था. However, Alec not only managed to win the trust of the horse but also used that very rope to save himself. लेकिन एलेक जो था उसने उस हॉर्स का ट्रस्ट भी जीता, प्लस उसने उसी रोप को यूज किया अपने आप को सेव करने के लिए. What does this tell you about the horse? इससे तुम्हें हॉर्स के बारे में क्या पता चलता है? It suggests that the horse is intelligent and perceptive. मतलब इससे ये पता चलता है कि पहली चीज तो हॉर्स बहुत इंटेलिजेंट है, दूसरा अगर आप उससे अच्छे से पेश आओगे तो वो परसेप्टिव है, मतलब वो रिस्पॉन्ड करता है. He treats people with kindness when they treat him with kindness. मतलब अगर आप उसे काइंडनेस के साथ ट्रीट करोगे तो वो भी आपको काइंडनेस के साथ ही ट्रीट करेगा. परसेप्टिव मतलब जो कि रेसिप्रोकेट करता है, आप कुछ करो तो वो उसका रिस्पॉन्स देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? How do you think it has been treated so far? Could that be a reason why it doesn't let anyone come near it? अब आप एक बात बताओ, एक एनिमल जो है, एक ब्यूटीफुल एनिमल जिसको फ्री रहना अच्छा लगता है, उसको आप ज़बरदस्ती एक शिप पे लेके जा रहे हो, मतलब आप उसको कहीं दूसरी जगह लेके जा रहे हो, उसको एक रोप से बांधा हुआ है, फिर आपने उसको एक जगह बंद कर दिया एक स्टॉल में. सो इज दिस गुड? Would the animal be happy about it? No, obviously. एक एनिमल जिसको फार्म में रहना अच्छा लगता है, फ्रीली रन करना अच्छा लगता है, आपने उसको बंद कर दिया, दैट टू ऑन अ शिप. सो क्या दैट इज द रीजन जिसकी वजह से वो इतना अनफ्रेंडली और मतलब इतना ज़्यादा अनॉयड था? यस, द हॉर्स हैज़ प्रोबेबली बीन मिसट्रीटेड दस फार. तो मतलब अभी तक हो सकता है उसको गलत तरीके से ट्रीट किया गया था. इफ हिज प्रीवियस ओनर्स हैड बीन हार्श विद हिम, This makes sense that he would not want anyone to come near him. ऐसा लग रहा है कि जो उसके प्रीवियस ओनर्स थे वो बहुत हार्श थे उसकी तरफ, मतलब उन्होंने बिल्कुल काइंडनेस शो नहीं किया, जिसकी वजह से वो किसी को अपने पास नहीं आने दे रहा था. Why do you think
द हॉर्स बिहेव डिफरेंटली विथ एलिक। अब तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हॉर्स जो था वो एलिक के साथ डिफरेंट था? क्योंकि एलिक ने काइंडनेस शो किया था, एलिक ने उस हॉर्स का ट्रस्ट विन करने की कोशिश की थी और उसके बाद धीरे धीरे करके उसने अपना जो एक क्लोजनेस थी वो डेवलप करी थी। प्लस ही इवन ट्राइड टू सेव द हॉर्स, ओके, एंड दैट इज वाई द हॉर्स सेव्ड एलिक। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? एलिक हैड ट्रीटेड द हॉर्स विथ रिस्पेक्ट एंड देन बैक ऑफ व्हेन द स्टेलियन डिड नॉट सीम टू वांट हिम टू कम एनी क्लोजर, बट ही ऑल्सो वेंट टू सेव द हॉर्स ड्यूरिंग द स्टॉर्म। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? एलिक हैड ट्रीटेड द हॉर्स विथ रिस्पेक्ट एंड देन बैक ऑफ, मतलब उसने उसको बहुत रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया लेकिन उसने उसको बैक ऑफ कर लिया, मतलब वो पीछे चला गया। व्हेन द स्टेलियन डिड नॉट सीम टू वांट हिम टू कम एनी क्लोजर, जब उसे लगा कि वो घोड़ा नहीं चाहता कि वो और ज्यादा उसके पास आए, तो उसने उस चीज को भी रेस्पेक्ट किया और वो पीछे हट गया। बट ही ऑल्सो वेंट टू सेव द हॉर्स ड्यूरिंग द स्टॉर्म, और वो हॉर्स को सेव करने के लिए भी गया जब स्टॉर्म आया था। दैट इज वाई द हॉर्स बिहेव डिफरेंटली विथ हिम, इसीलिए उस हॉर्स ने उसके साथ डिफरेंटली बिहेव किया। ओके, अब है appreciating the text. When writing, some people like to describe people, animals, objects and even things happening in the story in great detail, thus forming a very clear picture in the reader's mind. This is called descriptive writing और imagery and shows these qualities. आपने देखा होगा बहुत सारी स्टोरीज में, जैसे अगर वो किसी अगर हम हैरी पॉटर की बात करें तो वो जिस हिसाब से स्काई को डिस्क्राइब करते हैं, सीलिंग को डिस्क्राइब करते हैं, वो हर एक चीज को, ट्रेन को, स्टेशन को, प्लेटफॉर्म को इतनी माइन्यूट डिटेल्स देते हैं दैट यू आर एबल टू इमेजिन एवरीथिंग। इसको हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग बोलते हैं या इमेजरी कहते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक नाउन्स, एडजेक्टिव्स एंड स्ट्रॉन्ग एक्शन वर्ब्स allows the reader to see, hear, feel, taste or touch the thing that is being described in their mind's eye clear to the point। मतलब क्या होता है, जब आप कोई चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो, आपने बताया कि वो ट्रेन ऐसी दिख रही थी, फिर वो ऐसी मुड़ी और उसमें से ऐसी आवाज आई थी ना, यू आर एबल टू इमेजिन एवरीथिंग। इससे आपके जो ये 5 सेंसेस होते हैं ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली जो है मतलब अवेक हो जाते हैं एंड यू आर एबल टू सी द इमेज क्लियरली। राइटर जो है ये इमेजरी यूज करते हैं, उन्होंने पूरी टेक्स्ट में इस इमेजरी को यूज किया हुआ है, जैसे कि हैवी क्लाउड्स ब्लैक्ड आउट द स्टार्स एंड लॉन्ग स्ट्रीक्स ऑफ लाइटनिंग रेस्ड थ्रू द स्काई। यहाँ पे वो बेसिकली हमें बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसा हुआ होगा। Over there, instead of telling the reader that a storm was coming, अब उन्होंने क्या किया, ये नहीं बताया कि स्टॉर्म आ रहा था, सीधे सीधे नहीं बताया, उन्होंने बोला पूरा जो ब्लैक क्लाउड से भर गया था, लाइटनिंग हो रही थी, तो उन्होंने डिस्क्राइब किया कि स्काई कैसी दिखाई दे रही थी। This line engages the reader and appeals to their sense of sight। इससे क्या होता है, रीडर को समझ में आता है कि कैसा एटमॉस्फेयर होगा वहाँ पे, और उसका जो ये साइट का जो सेंस है वो उसको अपील करता है। Find 3 other examples of imagery in the extract। अब इसमें बहुत सारी इमेजरी से हमें 3 एग्जाम्पल्स देनी थी। जैसे एक क्या हो गई, a flash of lightning illuminated the cabin। A flash of lightning illuminated the cabin। तो जिस केबिन में जो बॉय था वो सो रहा था और अचानक से जाग गया था, उसमें एकदम अंधेरा था लेकिन अचानक से बिजली कड़की और वहां पे थोड़ी सी रोशनी आई। नाउ कैन यू इमेजिन दैट? यस, दैट इज अगेन एन इमेजरी ऑफ विजुअल इमेजरी। Which felt hot and sticky with blood। Which felt hot and sticky मतलब जब आपको फेस पे लगती है, ब्लड आता है, तो कैसा लगता है, हॉट एंड वार्म लगता है। स्ट्रीक्स ऑफ डॉन अपीयर्ड ऑन द होराइजन। नेक्स्ट क्या है कि जैसे उन्होंने कहा सुबह हो गई, तो स्ट्रीक्स ऑफ डॉन अपीयर्ड ऑन द होराइजन, मतलब होराइजन कहाँ, जहाँ पे ऐसा लगता है कि सी और लैंड मिल रहे हैं या आसमान और सी मिल रहे हैं, उसको हम होराइजन कहते हैं, और वहाँ पे सुबह की किरण दिखने लग गई थी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इमेजरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ईच एग्जाम्पल से वेदर यू वर एबल टू सी, हियर, फील, टेस्ट और टच। तो इन तीनों में अपन क्या कर पाए थे, विजुअल इमेजरी हमारी बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो गई थी। फर्स्ट एग्जाम्पल में इट इज पॉसिबल टू सी द ब्राइट लाइटनिंग अगेंस्ट डार्कनेस ऑफ द नाइट। सेकेंड एग्जाम्पल में इट इज पॉसिबल टू फील द सेंसेशन, हमें फील हो रही है, वो वार्मथ फील हो रही है। और थर्ड में अगेन हम देख पा रहे हैं द स्काई चेंजिंग कलर्स एज द सन राइजेस। ओके,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्पेंस इज द इंटेंस फीलिंग दैट लीव्स द रीडर वांटिंग मोर इंफॉर्मेशन एंड अवेटिंग द आउटकम ऑफ सर्टेन इवेंट्स. व्हाट एलिमेंट्स कंट्रीब्यूट टू द सस्पेंस इन दिस स्टोरी, हाउ डू दे डू सो. अब सस्पेंस, ऑब्वियसली कोई भी स्टोरी में अगर सस्पेंस होता है तो हमें मन करता है आगे और पढ़ने का, क्या होने वाला है, आगे क्या होगा. तो अब इस स्टोरी में भी वी हैड अ सस्पेंस. हमें लगता है कि वो उसको बचाने के लिए गया है, तो क्या वो घोड़े के ऊपर चढ़ के फिर कूद जाएगा, घोड़ा तो जाके जंप कर गया, अब इसका क्या होगा, देयर वाज नो लाइफ बोट, अब इसका क्या होगा. फिर वो देखता है, लेकिन उसको लगता है कि अब ये मतलब वो उस हॉर्स को देखता है पानी में और वो उसके साथ जंप कर जाता है. बट जब वो लोग शोर के पास पहुंचने वाले होते हैं, हमको लगता है कि अब शायद ये नहीं बच पाएगा, बिकॉज द हॉर्स वॉज रनिंग एट अ लाइक वेरी हाई स्पीड. तब वो फिर एक सस्पेंस आता है उसमें. तो बेसिकली स्टोरी में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि सस्पेंस क्रिएट करते हैं एंड यू वांट टू रीड द स्टोरी अहेड. द स्टोरी इज टोल्ड फ्रॉम एलेक्स पॉइंट ऑफ व्यू. ये जो पूरी स्टोरी है ये एलेक के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई गई है. दिस इज एन एलिमेंट दैट कंट्रीब्यूट्स टू सस्पेंस. द रीडर ओनली नोज द लिमिटेड इंफॉर्मेशन दैट एलेक हैज. अब यहाँ पे क्या है, हमें एलेक एक छोटा बच्चा है, तो एलेक के पास सिर्फ बहुत कम इंफॉर्मेशन है, तो हमें सिर्फ वो पूरा जो रीडर है वो उतनी ही इंफॉर्मेशन दे रहा है. एंड दस मस्ट वेट विद एलेक टू डिस्कवर व्हाट इज गोइंग टू हैपन. तो हमें एलेक को कुछ पता चलेगा तभी हमें पता चलेगा, तो हमें एलेक का वेट करना पड़ता है, रीडर को एलेक का वेट करना पड़ता है टू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट. When the black is changing his course in the sea. अब जब हमें पता वो ब्लैक जो है 4 टाइम्स उसने अपना सी में डायरेक्शन चेंज किया. For instance, Alec does not know why and having only his point of view available, neither do we. Alec को कुछ नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया. हो सकता है एनिमल इंस्टिंक्ट हो, वाइल्ड इंस्टिंक्ट हो, लेकिन जितना उसको पता है उतना ही हमें पता है, बिकॉज वी आर द रीडर्स एंड उसने स्टोरी लिखी है. तो इससे क्या होता है, एक सस्पेंस डेवलप हो जाता है क्योंकि ये एलेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है. ओके, अब हम आते हैं ग्रामर पार्ट पे. So we are done with all the question answers. अब हम आते हैं grammar part पे. So here read these sentences. Alec has loved horses for as long as he can remember. Alec was too tired now to think of what he had done. Basically यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि Alec जो sentence 1 है वो हमें बता रहा है Alec loved horses since he was very young, और वो अभी भी उसको प्यार कर रहा है. लेकिन जो second sentence है वो ये बता रहा है Alec did something and later became too tired to think about it. उसने कुछ किया और बाद में वो मतलब बहुत ज़्यादा थक गया उस बारे में सोचने पे भी. तो पहला जो वर्ब फॉर्म है ये एक ऐसे एक्शन के बारे में बता रहा है जो दैट इज ओवर बट स्टिल कनेक्टेड टू द प्रेजेंट. जैसे ये जो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा वो बता रहा है एलेक हैज लव्ड हॉर्सेस, मतलब उसने हॉर्सेस को लव करना स्टार्ट किया था. जैसे अगर ये टाइमलाइन है, ये हम प्रेजेंट में बैठे हैं, ये है फ्यूचर और ये अगर है मान लो पास्ट, तो एलेक ने कभी यहाँ पे उसने हॉर्सेस को प्यार करना स्टार्ट किया था. ही डेवलप्ड अ फॉन्डनेस फॉर हॉर्सेस. लेकिन वो अभी भी कंटिन्यू है, ये नहीं है कि वो खत्म हो गया, वो फॉन्डनेस अभी भी चलती जा रही है. ओके, और जो सेकेंड सेंटेंस है वी हैव लर्न दैट दिस इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब समथिंग दैट हैड स्टार्टेड इन द पास्ट लेकिन वो अभी के लिए भी सच है. ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई हैव कुक्ड फूड, मतलब मैंने पास्ट में बनाया था लेकिन अभी भी खाना पका हुआ ही रखा हुआ है. अगर मैं बोलूं आई हैव लॉस्ट माई बैग, आई हैव लॉस्ट माई बैग मतलब मेरा बैग पास्ट में कहीं खोया था लेकिन अभी भी उसका वो खोया ही हुआ है, मिला नहीं है वो मुझे. लेकिन अगर मैं बोलूं आई लॉस्ट माई बैग मतलब मेरा पास्ट में खो गया था, हो सकता है अभी मिल गया हो. तो ये डिफरेंस होता है सिंपल पास्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. ओके, सो अब जो सेकेंड वाला फॉर्म था, द वर्ब फॉर्म सेकेंड वाले में जो है वो हमें ये बता रहा है कि कोई एक एक्शन था जो इनिशियली स्टार्ट हुआ और अनदर एक्शन इन द पास्ट और एट एन अर्लियर टाइम. इसका मतलब क्या है, ठीक है, यहाँ है ये प्रेजेंट, ये है फ्यूचर और ये है पास्ट. इसका मतलब जैसे कि जब तुम आए तब मैं खाना खा चुकी थी, मतलब तुम आए, सपोज अभी ये प्रेजेंट है, ठीक है, लेट्स से कि यहाँ पे 10 AM हो रहा है,
मैं बात कर रही हूँ 9 AM की। तुम 9 बजे आए और मैंने कहा कि जब तुम 9 बजे आए थे तब ऑलरेडी 7 AM मैं अपना ब्रेकफास्ट कर चुकी थी। मतलब पास्ट का पास्ट, पास्ट का पास्ट, इसको क्या कहते हैं हम? पास्ट परफेक्ट टेंस। अंडरस्टूड? ये आपको टेंसेस के वीडियोस में मिल जाएगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है वहां पे। Use has, have, had with the correct form of the verb in brackets to complete these sentences. तो अब हमको सेंटेंस को समझना है, उसके अकॉर्डिंगली हमको ये देखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा। ओके? Sharon dash bake a large cake for dessert this evening. शेरन ने आज इवनिंग के लिए एक बहुत बड़ा सा केक बेक किया है। उसने पास्ट में किया था लेकिन अभी भी वो कंटिन्यू है, तो हम बोलेंगे शेरन हैड बेक्ड अ लार्ज केक फॉर डेजर्ट दिस इवनिंग। उसने आज इवनिंग मतलब फॉर डेजर्ट दिस इवनिंग, इस इवनिंग के लिए उसने एक लार्ज केक बेक किया था। अब है डैश टीच जिष्णु दीज सॉन्ग्स बिफोर ही ज्वाइंड नर्सरी। तो ये क्या होगा? आई हैड टॉट जिष्णु दीज सॉन्ग्स। मैंने जिष्णु को ये सारे सॉन्ग्स सिखा दिए थे उसकी नर्सरी ज्वाइन करने से पहले। पास्ट का पास्ट। We can visit the museum now because they have opened it to the public. अब हम म्यूजियम जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने पब्लिक के लिए ओपन कर दिया है। मतलब ओपन कर दिया है और अभी तक ओपन ही है। She felt sorry that she dashed the promise she made to her parents. वो बहुत सॉरी फील करी थी because she had to break. उसको तोड़ना पड़ा वो प्रॉमिस जो उसने अपने पेरेंट्स को किया था। तो तोड़ना पड़ा वो प्रॉमिस जो पेरेंट्स को किया था, तो ये पास्ट का पास्ट हो गया। ओके? The concert has begun, so please switch off your phone. कॉन्सर्ट चालू हो चुका है, मतलब पास्ट में चालू हुआ था, अभी भी वो चालू ही है, तो अब आप अपना फोन स्विच ऑफ कर दो। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड दीज सेंटेंसेस। Alec has been leaving a lump of sugar for the horse at his stall since the horse came on board. और Alec has been waiting for the right opportunity to befriend the horse. अब यहाँ ये जो दो सेंटेंस हैं, यहाँ पे हमको वो क्या बता रहा है? यहाँ पे has been leaving, has been waiting, मतलब एक काम है जो पास्ट में चालू हुआ और अभी भी कंटिन्यू हो रहा है और फ्यूचर में भी कंटिन्यू हो रहा होगा। इसका मतलब he has been leaving, उसने पास्ट में शुगर देना चालू किया, वो दे रहा है और अभी तक दे ही रहा है, देता जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, sentence 1 tells us that Alec has been leaving lumps of sugar for the horse from the time it came on board and he continues to do so. मतलब एलेक ब्लैक जो है, मान लो 10 दिन पहले आया था, तो तब से लेके अभी तक वो कंटिन्यूसली उसको शुगर दे ही रहा है। Sentence 2 lets us know that Alec has been waiting to befriend the horse for an indefinite period of time and continues to wait even now. वो जो है उसको जब से वो पहली बार मिला था तब से उसको फ्रेंडशिप करना चाहता है और अभी भी वो वेट ही कर रहा है। ये होते हैं आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, मतलब समथिंग दैट स्टार्टेड इन द पास्ट और वो अभी भी चले जा रही है। लाइक आई एम अ टीचर, मैं 10 साल से पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी? 10 साल से मैं पढ़ा रही हूँ, अभी भी पढ़ा रही हूँ, कंटिन्यू जा रहा है, तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years। इसके साथ हमेशा एक टाइम पीरियड आता है। So, they describe something that has been happening or continuing for a definite or indefinite period of time up to now, जो कंटिन्यू हुए जा रहे हैं। ठीक है? अब यहाँ कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। It has been raining non-stop for 3 days now. 3 दिन से बिना रुके बारिश हो रही है, मतलब 3 दिन पहले चालू हुई थी और अभी तक होए जा रही है, अभी भी कंटिन्यू हो रही है। जो इसका बेसिक फॉर्म होता है, आप हैज या हैव लगाते हो एज पर योर सब्जेक्ट, बीन लगाते हो, ing फॉर्म आ जाता है आपके वर्ब में। दैट्स इट। सो वी हैव बीन वेटिंग फॉर द राइट रोल्स ऑन स्टेज, मतलब हम बहुत पहले से राइट रोल का वेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे तुम्हें टाइम पीरियड नहीं दिया है, लाइक वी हैव बीन वेटिंग फॉर द राइट रोल्स ऑन स्टेज फॉर एन ईयर, सिंस एन ईयर, तो यहाँ पे क्या है, तुम्हें टाइम पीरियड नहीं दिया है, तो ये कभी भी डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों के लिए चलता है। ओके? अब क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट वर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स एंड कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। सो आई डैश
How to play the guitar for 2 years and I can now play complete songs. अब मैं 2 साल से गिटार जब बजाना सीख रहा हूँ और अब मैं complete songs बजा सकता हूँ, तो ये हो जाएगा I have been learning how to play the guitar for 2 years and now I can play complete songs. There is no sign of the train. We dash for nearly 2 hours. We have been waiting for nearly 2 hours. हम 2 घंटे से wait कर रहे हैं. It dash warmer. The summer is going to be extremely hot. अब क्या है, ज़्यादा गर्मी हो रही है. It has been getting warmer. My parents dash fruits at the shop for many years. My parents have been buying fruits. मेरे पेरेंट्स बहुत सालों से इसी शॉप से फ्रूट्स खरीदते आ रहे हैं. पास्ट में स्टार्ट हुआ था, अभी भी चल रहा है. Why has he been playing in the rain? He will catch a cold. क्यों वो तब से बारिश में खेल रहा है, वो उसे सर्दी हो जाएगी. अब आते हैं हम पास्ट में. पास्ट में क्या है, द शिप हैड बीन सेलिंग अक्रॉस द अरेबियन सी बिफोर स्टीमिंग इट्स वे थ्रू द गल्फ ऑफ एडन. मतलब शिप जो है अभी गल्फ ऑफ एडन में है, उसके पहले वो काफी टाइम से जो है अरेबियन सी में सेल कर रही थी. तो यहाँ पे एक और देखो, Alec had been trying to undo the knot with his fingers when he remembered that he had a pocketed knife. मतलब वो एक काम कर रहा था, pocketed knife मतलब वो ऑलरेडी अनटाई करने की कोशिश कर रहा था, तभी उसको याद आया कि उसके पास एक pocketed knife भी है. इसका मतलब क्या है? We see that the ship finished sailing across the Arabian Sea. Arabian Sea को उसने खत्म कर लिया था, तभी तो वो गई ना गल्फ ऑफ एडन में. दूसरी चीज, We understood that Alec kept trying to undo the knot with his fingers. वो fingers से खोलने की कोशिश कर रहा था until उसको याद आया कि उसके पास नाइफ है. इन दोनों ही केसेस में एक पूरी एक्टिविटी खत्म हो चुकी है. The highlighted verbs in the past perfect progressive tense. ये कौन सी चीजें बताते हैं? कोई एक्टिविटी जो पास्ट में चालू हुई, कुछ देर तक के लिए चली और उसके बाद एंड हो गई, एक पर्टिकुलर टाइम पे एंड हो गई. जैसे इसमें क्या आता है, हैड बीन और वर्ब में आईएनजी फॉर्म. अब यहाँ पे ये रहे हमारे पास सेंटेंसेस. ठीक है, रीड दिस सिचुएशंस एंड एक्सप्रेस देम इन वन सेंटेंस. यूज द क्लूज बिलो. नाउ ही हैज बीन वर्किंग ऑन हिज कंप्यूटर फॉर मेनी आवर्स. हिज बैक एक्ड. वो बहुत देर से अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा है, उसका जो बैक है अब वो पेन करने लगा है. अब इसको अपन क्या करेंगे, एक सेंटेंस में लिखना है, तो हम बोलेंगे he had been working on the computer for many hours and his back ached. मतलब वो बहुत देर से कंप्यूटर में काम कर रहा था, अब उसका बैक दुख रहा है. Grandmother retired at the age of 58. She had started working at the age of 18. ठीक है, अब इसको आप क्या बोलोगे, grandmother working for 40 years. ये दिया हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, grandmother had been working for 40 years when she retired at the age of 58. Similarly, Garima had been practicing for the basketball match all day. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Garima had been practicing for the basketball match all day and was very tired. Jeet and Joy were writing to each other as pen pals for 5 years. Yesterday they were overjoyed to meet each other at last. अब जीत और जॉय जो है पिछले 5 सालों से एक दूसरे को लेटर्स लिख रहे हैं. कल वो पहली बार एक दूसरे से मिले और बहुत खुश हुए. तो हम इसके लिए क्या बोलेंगे, Jeet and Joy were overjoyed to meet each other yesterday because they had been writing to each other as pen pals for 5 years. Pen pals मतलब जो लोग सिर्फ एक दूसरे को लेटर लिखते हैं, so लेटर वाले दोस्त. Okay? She was reading until late in the night. Her eyes hurt when she woke up. वो रात में बहुत देर तक पढ़ रही थी. ये एक्शन खत्म हुआ, जब वो उठी तब उसकी आंखें दुख रही थी. तो हम क्या बोलेंगे, her eyes were hurting because she had been reading until late in the night. ये हमने had been क्यों यूज किया, एक एक्शन खत्म हो चुका था, उसके बाद दूसरा एक्शन हुआ है. अब है find the words or phrases from the text that mean the same as these. Moved away in surprise or fright. एकदम से सरप्राइज या फ्राइट होके मूव अवे हो जाना मतलब drawn back. A gift given to someone who is leaving, parting gift. Stood up with great effort, pushed himself to his feet. Jumped downward suddenly, plunged. Looking carefully at something but with great difficulty, peering.
Did something in a hurried manner, in a state of great confusion, frantically. A strong push, thrust. Okay? अब यहाँ पे क्या सेंटेंस दिया हुआ है? कैप्टन वॉटसन स्पोक टू एलेक इन अ स्टर्न वॉइस, एलेक रैन टुवर्ड्स द स्टर्न ऑफ द बोट. अब यहाँ पे दोनों जगह, एक जगह स्टर्न का मतलब है सीरियस तरीके से, डिसअप्रूविंग तरीके से, एक जगह स्टर्न का मतलब है बैक ऑफ द शिप. ठीक है, इनको बोलते हैं हम होमोनिम्स, मतलब जो दो वर्ड्स हैं जो सेम साउंड कर रहे हैं, सेम स्पेलिंग होती है लेकिन मीनिंग्स अलग अलग होते हैं. तो अब हमें करना क्या है यहाँ पे? रीड दीज पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस, write the meaning of the highlighted words in each sentence. अब यहाँ पे है we shall draw lots to decide who does what chores in the classroom. और दूसरा है we had lots of fun at the beach. तो दूसरे वाले का तो मीनिंग क्लियर है कि we had lots मतलब we had a lot of, plenty of fun. सेकेंड है वी शैल ड्रॉ लॉट्स का मतलब होता है अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि चिट्स बना लिए, पेबल्स बना दिए, दैट आर ड्रॉन फ्रॉम अ कंटेनर और अ सेट इन ऑर्डर टू डिसाइड अ क्वेश्चन ऑफ चॉइस बाय चांस. वी सॉ अ माउंटेन गोट ग्रेज एट द वेरी एज ऑफ द क्लिफ. ग्रेज मतलब यहाँ चरना होता है. और ट्री, यहाँ पे जो दूसरा है अ जेंटल ब्रीज ब्लू विच मेड द ब्रांचेस ऑफ द ट्री ग्रेज अगेंस्ट माई विंडो पेन. यहाँ पे ग्रेज का मतलब क्या है? स्मूथली टच करके चले जाना. सो यहाँ पे ग्रेज का मतलब है ईट और फीड ऑन ग्रास, और यहाँ ग्रेज का मतलब है टच लाइटली वाइल पासिंग. नेक्स्ट इज I couldn't see too many birds in the sky because the sun was so bright that it hurt my eyes to look directly. Sun was so bright मतलब it was gleaming, बहुत ज़्यादा चमक रहा था. एंड दूसरी जगह है कि विराज इज अ वेरी गुड क्रिकेटर, और वो अगर अच्छे से काम मतलब मेहनत करेगा तो ही विल हैव अ ब्राइट फ्यूचर इन द स्पोर्ट. इधर पे ब्राइट फ्यूचर का मतलब क्या है? एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर है. तो यहाँ पे ब्राइट का मतलब है रेडियंट और शाइनिंग, और यहाँ ब्राइट का मतलब है ब्रिलियंट विथ लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज. द व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन इज ब्रेथ टेकिंग. अब यहाँ व्यू मतलब नजारा, और दूसरा है इन माई व्यू यू नीड टू प्रैक्टिस योर डाइव सेड द कोच. अब यहाँ पे इन माई व्यू मतलब मेरा ओपिनियन होता है. सो पहला व्यू का मतलब है सीनरी, दूसरा है वे ऑफ कंसिडरिंग और लुकिंग एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ मैटर मतलब ओपिनियन. Pick the big juicy plums off the tree and leave the rest to ripen. Leave the rest मतलब बाकी को पकने के लिए छोड़ दो, बाकी को मतलब जो बचे हुए हैं. The doctor said that Rihan must rest his foot for at least another week. Rest मतलब होता है इसको आराम देना. तो यहाँ पे पहले का मतलब होगा the others that are remaining, दूसरा का हो जाएगा relax or not use that particular area. The cat stood very still as it waited for the mouse to emerge from his hole. यहाँ पे very still मतलब बिना हिले, बिना किसी movement के. और have you put away your toys or are they still lying all over the floor? Still का मतलब यहाँ पे है अभी भी. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? Motionless or even now. Okay? So here we are done. Yay! So finally we are done with the chapter. Thank you so much. You can visit all these videos where? On our website, which is magnetbrains.com. Okay, what you have to do is you have to select the class, then select the subject, and आपके पास chapter wise videos आ जाएगा. That's it. You have to select that और आपका video start हो जाएगा. So thank you so much again for watching this video. अगर कोई डाउट होते हैं तो comment section में लिख दो. In our next video we are going to start with the 11th unit of this chapter. Before that we have a beautiful poem as well. I'll see you soon in my next video. Take care of yourself. Do not forget to like, subscribe and share. Take care. Bye.